हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, हमने इंड AS 115 रेवेन्यूज़ फ्रॉम कस्टमर्स का रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है और मैं इस पे आपको 3 पार्ट्स दे चुका हूँ। आज हमारा लास्ट पार्ट है, आज हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में 11 पार्ट्स तक रिवाइज़ करा दिए थे। 11 पार्ट्स का मतलब 11 लेक्चर हमने रिवाइज़ कर लिए थे अपने। बस अब इसमें 2-3 लेक्चर रिवाइज़ करने पेंडिंग है, वो करा देता हूँ आपको। और आज का वीडियो बड़ा छोटा सा है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आज हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 12 से। मैंने आपको इंड AS 115 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्लास में कराए थे। स्टडी मटेरियल की कवरेज तो हो चुकी, पार्ट नंबर 11 में ख़त्म हो गई वो। तो ये जो 12वां लेक्चर है हमारा, ये हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे। और मैंने क्लास में आपको बोला था कि स्टडी मटेरियल में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की कवरेज बहुत लो है। तो फिर मैंने आपको काफ़ी सारी प्रोफेशनल कमेंट्री से कुछ क्वेश्चन उठा के दिए थे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। स्टडी मटेरियल में कवरेज कम है तो बाद में नुकसान हो जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैंने आपको पूरा एक 3 घंटे का लेक्चर दिया था और काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे। उसमें हमने काफ़ी सारे इश्यूज़ और भी डिस्कस किए थे जो हमने इंड AS 115 की रेगुलर क्लास में कवर नहीं किए थे, एक्स्ट्रा क्लास में कवर किए थे। और इसमें पहला इशू था, और वो था बैलेंस शीट के लिए एक्सट्रैक्ट्स बनाना। किसके बुक्स में? कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में। रेवेन्यू कौन रिकग्नाइज़ करता है? कॉन्ट्रैक्टर करता है। मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ 5 मिनट में। मैंने जब आपको 5वां स्टेप रेवेन्यू रिकग्निशन कराया था तो उसमें 2 तरह की बातें बताई थी। एक तो रेवेन्यू रिकग्नाइज होता है ओवर द टाइम, और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ओवर द टाइम को हम बोलते हैं इनपुट मेथड और पॉइंट ऑफ टाइम को बोलते हैं आउटपुट मेथड। याद है ना? और मैंने आपको ओवर द टाइम में कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल ही दिया था कि काम धीरे धीरे पूरे होता है तो रेवेन्यू भी धीरे धीरे बुक करेंगे। और कोई खास टेक्निक नहीं थी, वही CA इंटर वाली टेक्निक थी जो AS 7 में हमने पढ़ी होती है। एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। इससे आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाता है। इसको हम लगा देते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। टेक्निक बहुत आसान है, टेक्निक में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कभी कभार पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए आप नोट बनाओ, एक्सट्रैक्ट बनाओ बैलेंस शीट का। तो अगर आपसे बैलेंस शीट का कोई एक्सट्रैक्ट पूछा जाए तो आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम कस्टमर के नाम से, कि आपने कस्टमर से पैसा लेना है या कस्टमर को पैसा देना है। और बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन होती है ये। इसमें आपको क्या करना पड़ता है? इसमें आपको सबसे पहले अपनी एक्चुअल कॉस्ट देखनी होती है कि कितनी इनकर हो गई आपकी। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, आज तक कितना पैसा खर्च हो गया है। फिर हम इसमें प्लस करते हैं अपना प्रॉफिट या माइनस करते हैं अपना लॉस। जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस बनता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से वो लिख लिया हमने। तो ये बन जाता आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। भाई जब कॉस्ट में प्रॉफिट और लॉस जोड़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आएगा। हम इसको अमाउंट बिल्ड भी बोल देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का काम चलना है 5 साल, तो जैसे जैसे वो काम पूरा करेगा वो रेवेन्यू तो बुक करेगा ही, लेकिन रेवेन्यू के बराबर कस्टमर को बिल भी रेज करेगा, क्योंकि सारा काम तो उधार पे चलता नहीं, पैसा डूब जाएगा उसका। तो जैसे जैसे कंप्लीशन स्टेज आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो अपना बिल काटता रहता है कस्टमर के नाम। तो टिल डेट जितना भी पैसा उसने खर्च किया है, टिल डेट जितना उसका प्रॉफिट लॉस बनता है, टिल डेट जितना उसका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बनता है, इसको अमाउंट बिल्ड बोल देते हैं। और इसमें से माइनस कर लेते हैं कलेक्शन। तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। अगर तो अमाउंट पॉजिटिव है इसका मतलब आपको कलेक्शन कम हुआ है, तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर है वो आपका डेटर है। अब आप बोलेंगे सर पैसा कम क्यों आता है? रिटेंशन मनी, कस्टमर देता ही नहीं पूरे पैसे। वो कहता है बीच में काम छोड़ के भागे, तो वो कहते हैं मैं तो पेमेंट ही 80% करूँगा, आपको 20% बाद में दूंगा जब काम पूरा हो जाएगा। और कभी कभार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर वो चालू आदमी होता है जी, पैसे निकाल लेता है अपने और कुछ पैसे एडवांस में भी ले जाता है। जब पैसे एडवांस में ले जाता है तो वो ड्यू टू कस्टमर बन जाता है। तो ये जो कलेक्शन है, अगर आपका बिलिंग से कम है तो डेटर बनेगा, बिलिंग से ज़्यादा कलेक्शन आ जाएगा तो एडवांस मनी है वो आपका क्रेडिटर बन जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ डिस्कस करी थी कि एक्चुअल कॉस्ट देख लो,
प्रॉफिट और लॉस आप इसमें ऐड कर लो, ये अमाउंट बिल्ड आ गया आपका, ये आपका कलेक्शन आ गया, ये ड्यू फ्रॉम ड्यू टू आ गया, और इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी किया था। क्वेश्चन देखना सर आपका काम है। अच्छा जी, फिर हमने पहला क्वेश्चन किया, इसमें 3 साल की अकाउंटिंग थी। अच्छा जी, फिर हम आगे इशू नंबर 2 पे। मैंने आपको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी क्यूमुलेटिव कैचअप का एप्लीकेशन सिखाया था और हमने इसके ऊपर मार्क लगाया था टिक इम्पॉर्टेंट। क्यूमुलेटिव कैचअप इसमें भी करवाया हुआ है। मान लो आपने एक फार्मूला बनाया, एक्चुअल कॉस्ट टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू परसेंटेज, ये परसेंटेज आ गई, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। इस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को आपने लगा दिया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, तो ये रेवेन्यू आ गया आपका। ये करते हैं ना। क्यूमुलेटिव कैचअप में क्या है, जब कोई नए गुड्स या सर्विसेज ऐड नहीं होते, सिर्फ प्राइस रिवाइज होते हैं। काम पहले भी वही था, काम आज भी वही है, सिर्फ प्राइस रिवाइज हो रहा है आपका। मैंने मॉडिफिकेशन कराया था आपको, पहले वीडियो में भी रिवाइज कराया था और उसके डाउट्स के वीडियोस को भी मैंने शेयर किया था मॉडिफिकेशन वाले में, कि 3 तरह से हम मॉडिफिकेशन को देखते हैं। पहला हम ये देखते हैं कि क्या डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज ऐड हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नया मानो। दूसरा, क्या डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज ऐड हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं। अच्छा, क्या इसका प्राइस एसएसपी है, नहीं जी डिस्काउंटेड प्राइस है, एसएसपी नहीं है, तो हमने पुराना नया मिला के प्रोस्पेक्टिवली उसको एवरेज कर लिया था। तीसरा क्या था, क्या डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज ऐड हो रहे हैं, नहीं हो रहे जी, सिर्फ प्राइस रिवाइज हो रहा है, तो ना भैया फिर तो रेट्रोस्पेक्टिवली चलेंगे और क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट लगाएंगे। तो मैंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको क्यूमुलेटिव कैचअप लगवा के दिया था और इसमें क्या समझाया था कि जब विदाउट एडिंग डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज आपको नज़र आए और प्राइस रिवाइज हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिवाइज हो गया, आपकी कॉस्ट रिवाइज हो गई। भाई कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कस्टमर से, बाबूजी कॉस्ट चेंज हो रही है क्योंकि रेट बढ़ गया बहुत ज़्यादा और मैं प्राइस भी चेंज करूँगा, मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। और अगर पार्टी मान जाती है कॉस्ट बढ़ने से अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेंज हो रहा है सर, तो नए गुड्स नई सर्विसेज ऐड नहीं हो रही, सिर्फ प्राइसेस में रिवीजन हो रहा है, तो आपको क्यूमुलेटिव कैचअप लगाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस परसेंटेज को रिवाइज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले रिवाइज्ड कॉस्ट लेंगे, रिवाइज्ड एस्टिमेशन लेंगे, इनटू 100 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, तो रिवाइज्ड रेवेन्यू आ जाएगा। उसमें से माइनस करेंगे ऑलरेडी बुक्ड, तो जो डिफरेंस होगा उसको क्यूमुलेटिव कैचअप मान के रेट्रोस्पेक्टिवली हम उसको एडजस्ट करेंगे और उसके बाद फ्यूचर की अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। तो अगर आपका एस्टिमेशन चेंज होता है तो आपको कंप्लीशन की जो परसेंटेज है रिवाइज करनी पड़ेगी। अगर आपको सारे स्टेप्स अपने याद हों जो मैंने आपको क्लास में करवाए थे, ये देखो, सबसे पहले तो आपको रिवाइज्ड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी पड़ेगी टिल डेट। वो कैसे निकलेगी, आप अपनी एक्चुअल कॉस्ट ले लो, रिवाइज्ड एस्टिमेशन ले लो, रिवाइज्ड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ गया। इस रिवाइज्ड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करो और इसमें से पहले बुक किया हुआ रेवेन्यू माइनस कर लो, तो आपकी क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट निकल आएगी। ये वर्किंग पूरी कराई हुई है और साथ में क्वेश्चन भी कराया था, क्वेश्चन नंबर 3। इसका एप्लीकेशन भी है अपने पास। अच्छा जी, ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, प्लीज़ नज़र मार लेना। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है प्लीज़ देख लेना, प्लीज़ देख लेना। फिर हमने तीसरा मेथड किया था, तीसरा इशू सर्वे मेथड का। एक्चुअल कॉस्ट टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू परसेंटेज, परसेंटेज आ गई 80% और उसने बिल भी कर दिया, बिल्ड। कॉन्ट्रैक्टर ने 80% कंप्लीशन दिखा के बिल कर दिया कस्टमर को। कस्टमर कहता चल साइट पे, काम तो तेरा 50% भी पूरा नहीं हुआ, तू कह रहा 80% पूरा हो गया। तो कई बार कॉन्ट्रैक्टर शरारत करता है सर, अपना एस्टिमेशन लो कर लेता है डिनोमिनेटर में, तो कंप्लीशन की परसेंटेज बढ़ जाती है ताकि बिलिंग बढ़ा के पैसा खींच लूँ। लेकिन कस्टमर उस बात को मानता नहीं, कस्टमर कहता है साइट देख लो, इतना काम आपने किया ही नहीं, मैं पैसे दूंगा ही नहीं। दोनों का डिस्प्यूट हो जाता है।
तो फिर हल निकलता है सर्वे मेथड से। जब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से सही रिजल्ट नहीं मिलते या पार्टीज़ का आपस में डिस्प्यूट हो जाए कंप्लीशन को लेके, तो सर्वे मेथड का सहारा लिया जाता है। इसमें सर्वेयर आता है और वो वर्क सर्टिफाई करके जाता है। तो फिर जितने परसेंट का वो सर्टिफिकेट देगा उतना हम रेवेन्यू बुक कर लेंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर उसने 50% कॉन्ट्रैक्ट का सर्टिफिकेट दिया है तो रेवेन्यू भी 50%, कॉस्ट भी 50%। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉस्ट आपकी 60% हो और रेवेन्यू 50% हो, मिसमैच हो जाएगा। तो आपको कॉस्ट भी 50% रखनी है। अब कई बार होता है कि एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा इनकर हो जाती है लेकिन वो सर्टिफाई नहीं होती कॉस्ट। तो अगर उसने 50% काम कंप्लीट किया है एज़ पर सर्टिफिकेट, तो कॉस्ट भी 50% ही आपकी वेरीफाई करेगा वो। तो बाकी की जो एक्स्ट्रा पैसे आपने खर्च किए हैं जो सर्टिफाई नहीं हुआ, उसको WIP में डाल देंगे, वर्क WIP में, वो आगे सर्टिफाई हो जाएगा। कंप्लीशन मेथड में तो क्या होता है, जितना पैसा आपका खर्च हो गया उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू बुक करके हम बराबर कर देते हैं। सर्वे मेथड में अगर कंप्लीशन कम का मिला आपको, अगर सर्टिफिकेशन कम का मिला है, तो पैसे आपके ज़्यादा खर्च होंगे। तो जितने पैसे आपके एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं, मान लो सर्टिफिकेट मिला आपको 40% का और आपकी कॉस्ट दिखा रही है आपको 70%, तो ऊपर का जो 30% है वो WIP में दिखेगा आपको। हम उसको खर्चे में नहीं डाल सकते मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ये देखो आप, in the given case we will recognize revenue according to the percentage of work certified by the surveyor। अच्छा जी, actual expenses shall be recognized in P&L under this method as follows। खर्चा कैसे P&L में डलेगा, टोटल एस्टिमेशन ले लेंगे और उसका परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड डाल देंगे। अच्छा, मैचिंग रूल फॉलो करना है आपने। इफ़ देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट, पैसे आपके ज़्यादा खर्च हो गए और कॉस्ट आपकी कम रिकॉग्नाइज हुई है मैचिंग रूल के हिसाब से, तो डिफरेंस आपका WIP में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस पर किया हुआ है हमने, आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। ये जितने कॉन्सेप्ट हैं सबके साथ क्वेश्चन किए हुए हैं, कहानी कोई नहीं सुनाई हुई फालतू में, कहानी के साथ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। एक ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको ज़रूर प्लीज़ रिवाइज करके जाना। चलते चलते क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज़ रिवाइज करके जाना। ये सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं सर, जितने भी करवाए हुए हैं। किसी पे इंपॉर्टेंट मार्क है, किसी पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क है, उसकी वेटेज के हिसाब से। ये सब क्लास में पढ़ा हुआ है सर हमने, ये सब क्लास में किया हुआ सर हमने। फिर उसके बाद ये 2 नए वीडियो ऐड हुए, 13 और 14। 2 नए वीडियोस मैंने ऐड करके दिए थे और ये दोनों वीडियोस आपके न्यू क्वेश्चंस के ऊपर थे। न्यू क्वेश्चंस एडेड इन स्टडी मटेरियल इन 115। वैसे तो ये जितने क्वेश्चन भी ऐड हुए 26 क्वेश्चन थे वैसे ये, तो 26 में से गिनती के कोई 4-5 क्वेश्चन होंगे जो नए कॉन्सेप्ट के ऊपर थे। बाकी तो सारे कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिए। कोई मॉडिफिकेशन पे था, कोई कॉम्बिनेशन पे था, कोई आपका मतलब अकाउंटिंग पे था। क्वेश्चन 26 में से 3 या 4 ही थे जो आपके नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थे, बाकी तो सब पुराने क्वेश्चन थे आपके। वो नया कॉन्सेप्ट क्या था अभी बताता हूँ, एक बार आप देख लो। 13 और 14 सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं और हमने कुछ नहीं किया हुआ। और इसके बाद हो गया हमारा, ये सारे क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। एक सिंगल क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ है, 18वां क्वेश्चन। उसके बाद थैंक यू वेरी मच आ गया। अब वो नया कॉन्सेप्ट क्या था मैं आपको स्टडी मेट चेक कराता हूँ, क्योंकि मैंने क्लास में स्टडी मेट से ही पढ़ाया था आपको। और ये था लाइसेंसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मैंने एक म्यूज़िक एल्बम बनाई और उसके राइट्स किसी को दे दिए चलाने के लिए कि आप टीवी पे चलाओ, आप ऐड में यूज़ करो, आप किसी फ़िल्म में रीमेक करना है इसका करो। मैंने एक फ़िल्म बनाई, फ़िल्म के राइट्स अमेज़ॉन प्राइम को दे दिए।
जब हम अपना लाइसेंस देते हैं किसी को यूज़ करने के लिए, मेरे पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं सर ये। चलें जी, अगर मेरे पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और मैं उसको यूज़ करने का लाइसेंस देता हूँ, मैंने एक सॉफ्टवेयर बाय किया, तो अगर मैं किसी कंपनी से सॉफ्टवेयर लेके आता हूँ तो वो क्या है, वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो मेरे को लाइसेंस देंगे उसको यूज़ करने का। लाइसेंस एग्रीमेंट पे जब तक आप आई एग्री नहीं करोगे वो काम ही नहीं करेगा, पहले आपसे एग्रीमेंट पे वो कंसेंट ले लेते हैं अपनी। तो ये इस पर 3-4 क्वेश्चन ऐड हुए थे। तो इसमें पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था कि अगर मैं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लाइसेंस किसी को देता हूँ और उससे पैसे लेता हूँ तो वो रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज होगा। अब सीधी सी बात, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने का राइट किसी को दूंगा, उससे पैसे तो लूँगा ही, और उस पैसे को हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे, इस पे चर्चा की हुई है। तो 2 मेथड आपके पास, एक ओवर द टाइम, एक आपका पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो यूज़ आपने दिया है वो ओवर द टाइम होगा या पॉइंट ऑफ टाइम होगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो आप रेवेन्यू अभी बुक कर लो, जितने पैसे मिलेंगे आपको, और अगर ओवर द टाइम है तो फिर धीरे धीरे टाइम जब निकलेगा तो जैसे हम कंस्ट्रक्शन में कंप्लीशन स्टेज के हिसाब से चलते हैं वैसे चलेंगे हम। तो ये 3-4 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे जिसमें आपको ये बताना था कि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रेवेन्यू ओवर द टाइम बुक करना है या पॉइंट ऑफ टाइम पे बुक करना है। तो इसमें एक एग्जाम्पल भी आया था। एग्जाम्पल क्या था, अगर आपको क्वेश्चन याद हो, एक म्यूज़िक रिकॉर्ड करने वाली कंपनी थी, उन्होंने 1975 में कोई एल्बम निकाली थी, तो उस 1975 का एल्बम के राइट्स इन्होंने किसी और को दे दिए। उसको ये बोला कि भैया तुमने किसी गाने में डालना है, मोबाइल की कॉलर ट्यून बनानी है, आपने टीवी पे ऐड चलानी है, आपने इस फिल्म में दोबारा से गाना रीमेक करना है, जो करना है करो। ये आपका लाइसेंस 3 साल के लिए आपको दे दिया। इस एल्बम को 3 साल के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो आप देखती हैं कि जितनी भी नई नई फिल्में बनती हैं सबके अंदर पुराने पुराने गाने आजकल रीमेक होके आ रहे हैं। तो पुराने जो फिल्म मेकर्स हैं उनसे वो राइट्स लेके आते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसको। तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि जो म्यूज़िक रिकॉर्ड करने वाली कंपनी ने अपने लाइसेंस को दिया है उसने कंडीशन क्या रखी है। अगर उन्होंने कंडीशन ये रखी है कि भैया हम इस रिकॉर्डिंग को एज इट इज़ दे रहे हैं, हमसे उम्मीद मत करना कि हम इसको रिकॉर्ड करके देंगे या इसमें कुछ चेंजेस करके देंगे, ये रहा रिकॉर्ड, पैसे दो, ले जाओ, 3 साल बाद वापस कर जाना। हमारी तरफ से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई एक्टिविटीज़ वगैरह हम नहीं करेंगे, हम सीधा आपको लाइसेंस दे रहे हैं और आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर लो, हमसे कोई उम्मीद मत करना। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, जो पैसे मिलेंगे रेवेन्यू में डाल दो। एक और एग्जांपल था हमारे पास टॉम एंड जेरी के कार्टून का। टीवी पे टॉम एंड जेरी का कार्टून आता है, टॉम एंड जेरी का कार्टून बच्चे देखते हैं। तो टॉम एंड जेरी वालों ने क्या किया हुआ है, अपने इन कार्टून्स को जिनको डेवलप किया उन्होंने, या मार्वल के इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको डेवलप किया उन्होंने एक टॉयज़ बनाने वाली कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, लाइसेंस कर दिया। आउटसोर्स वर्ड मैं गलत यूज़ कर गया, लाइसेंस कर दिया। कार्टून बनाने वाली कंपनी ने टॉयज़ बनाने वाली कंपनी को ये बोल दिया कि टॉम एंड जेरी को आप ऑफिशियली आप यूज़ कर लो 3 साल के लिए। तो टॉयज़ मैन्युफैक्चरर इनसे ये कहता है कि अगर तुम्हारा ये कार्टून वाला जो सीरियल चल रहा है अलग अलग चैनल्स पे, अगर ये बंद हो गया तो बच्चों को अगर हमारा ये कार्टून दिखेगा नहीं तो वो मेरे टॉयज़ क्यों खरीदेगा। तो कंपनी कहती है जी आप टेंशन मत लो, हम 3 साल के लिए आपको राइट्स दे रहे हैं, हम 25 साल से हम ये कार्टून चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे, और हम नए नए सीरियल्स बनाएंगे और इन कार्टून्स को डेवलप करते रहेंगे और नए नए चीज़ें इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे, वो भी आपको राइट्स देते रहेंगे। मतलब इस शो को पॉपुलर रखना हमारी जिम्मेदारी है, शो पॉपुलर रहेगा, आपके टॉयज़ बिकते रहेंगे। आप देखो टीवी पे डोरेमोन है, टॉम एंड जेरी है, बेन 10 है, ये जो कार्टून्स हैं इनको टीवी पे चलाना, नए नए एपिसोड्स बनाना, कार्टून्स को पॉपुलर रखना, क्योंकि अगर करैक्टर पॉपुलर रहेगा, छोटा भीम है, ये पॉपुलर रहेंगे तो टॉयज़ बिकते रहेंगे, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम है, बच्चा टीवी पे देखता है और जो चीज़ देखता है वो मांगता है अपने पेरेंट्स से। तो इसमें कॉन्टीन्यूस इन्वॉल्वमेंट है किसका, लाइसेंस देने वाले का। अगर 3 साल का हमने उसको टॉयज़ बनाने के लिए अपने करैक्टर दिए हैं तो 3 साल तक हम अपनी तरफ से भी एफर्ट डालते रहेंगे। तो ये ओवर द टाइम बुक होना चाहिए,
क्योंकि इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट बनी रहेगी। तो आपको ये बताना था क्वेश्चन देख के, दो ही तरह के क्वेश्चन किए थे कि इसमें जो लाइसेंस मिला है वो ओवर द टाइम वाला है या पॉइंट ऑफ टाइम वाला है। वो आपको बस आंसर देना होता है कि इसमें रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन ऐड हुए थे इसमें। अब जैसे मान लो सैटेलाइट क्लासेस चलती थी, तो हम मान लो मेरा कोई सैटेलाइट पार्टनर है, मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें अपनी राइट्स देता हूँ, ला 10 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस ला और मेरी क्लासेस को तू चला ले 3 साल के लिए। तो मैंने उससे 10 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फ़ीस ले ली और उसने 3 साल के लिए मेरे से मेरी क्लासेस को चलाने के राइट्स ले लिए। अब वो मुझसे पूछता सर इस बात की क्या गारंटी कि 3 साल तक आप पॉपुलर बने रहोगे। तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बनाता रहूँगा, मैं बच्चों को रिज़ल्ट दिखाता रहूँगा, मैं अमेंडमेंट्स भी देता रहूँगा, सारे अपडेशन दूँगा, मैं अपनी पॉपुलैरिटी बना के रखूँगा, तुम्हारी जो फ्रेंचाइजी फ़ीस है वो डूबने नहीं दूँगा। क्योंकि अगर मैं ही पॉपुलर नहीं हूँ तो उनकी फ्रेंचाइजी फ़ीस क्या करेगी, उनके पास बच्चा पढ़ने ही नहीं आएगा। ओवर द टाइम में मेरी इन्वॉल्वमेंट बनी रहेगी। मैं तुम्हारे सेंटर पे विजिट करूँगा, मैं यहाँ पे आके सेमिनार करूँगा, आप चिंता मत करो, मैं आपका रेवेन्यू बना के रखूँगा। पहले लोग करते ही थे ऐसे। तो बस ये इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐड हुए थे जिसमें ओवर द टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, लाइसेंस फीस का आपको बताना था। और इसमें 3 कंडीशंस बताई गई थी। ये देखो आप, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं, आपकी बुक में हैं। ये देखो आप, ओवर द टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, जो एंटिटी इज़ रिक्वायर्ड और रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू अंडरटेक एक्टिविटीज़ दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द लाइसेंस्ड आईपी। मैंने टॉम एंड जेरी का एग्जांपल लिया, तो जो एंटिटी है उससे उम्मीद की जाती है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ को कैरी करे जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इफ़ेक्ट करती हैं। सीरियल चलता रहेगा, कार्टून डेवलप होता रहेगा, कार्टून पॉपुलर बना रहेगा तो टॉयज़ बिकते रहेंगे। द लाइसेंस एक्सपोजेज द कस्टमर टू एनी इफ़ेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज़। कस्टमर के ऊपर इनकी एक्टिविटी का डायरेक्टली इफेक्ट आएगा। अगर कोई टीचर अपनी सैटेलाइट क्लासेस का लाइसेंस देता है और उसके सेंटर पे जाके सेमिनार करता है फ्रेंचाइजी, तो बच्चों को सेटिस्फेक्शन होती है भी हाँ ये बंदा सही है, ऑथराइज्ड है। जो एक्टिविटीज़ एंटिटी लेगी उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कस्टमर पे आएगा। और जो एंटिटी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का पार्ट नहीं है, वो तो पता ही है। अगर भाई कार्टून बनाने वाले ने प्रॉमिस कर दिया कि हम बनाते रहेंगे, इसको डेवलप करते रहेंगे, पर वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना। मैंने फ्रेंचाइजी को बोल दिया कि मैं आऊँगा, मैं यहाँ पे प्रमोशन करूँगा तुम्हारी, मैं तुम्हें यहाँ पे सेमिनार्स करके दूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो उसकी एक्सपेक्टेशन है ये। हमारी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं होती ना, पैसे तो हमने ले लिए उससे। फ्रेंचाइजीज़ के लाइसेंसेस के पैसे एडवांस में आते हैं सारे, तो वो गुड फेथ में, ये गुड फेथ है, ये वाला पॉइंट, ये गुड फेथ है आपका। वो जो पैसे देगा आपको वो गुड फेथ में देगा। और अगर ये तीनों कंडीशन फेल हो जाए, कोई एक्टिविटीज़ में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, हमारी एक्टिविटीज़ का आपके प्रॉफिट के ऊपर कोई असर नहीं आना, और हम कोई बाउंड नहीं है कुछ भी करना। म्यूज़िक लेबल वाली कंपनी का बताया था एग्जांपल, पुराना रिकॉर्ड पकड़ा दिया, भैया ले जाओ, हम इसको दोबारा रीमेक नहीं करेंगे, बस जो है तुम कर लो जो कर सकते हो इसके साथ, हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ये 2 केस बनते हैं, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन थे। और ये सारे क्वेश्चन आपको क्लास में समझाए हुए हैं जी। और ये 20-25 क्वेश्चन इन्होंने ऐड किए थे, ये 20-25 क्वेश्चन इन्होंने ऐड किए थे। और इसके अलावा कुछ था नहीं, सारा इंडिया 115 मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया जी फटाफट से। इसको बेटे आप देख लेना, क्वेश्चंस को पढ़ना और देखना आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।